में अभी आप क्या क्या बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर चूंकि गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो चुका है, पूरे देश में कोने अतरे में, गांव कस्बे तक में इस पर चर्चा है। लाजमी है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ज़रूरी है कि इस पर बात होनी चाहिए और लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू और बहुत सारे चेहरे बार बार आपके सामने आते जा रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और प्रोफेसर कौशल पवार हैं, जो इग्नू के प्रोफेसर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और बेहतर ये है कि मैं इन स्टूडेंट्स के बीच में बैठूं और इनसे जानूं कि आप जब विश्वविद्यालय परिसर के भीतर होते हैं, आपके साथ जो साथी होते हैं, कभी आपने जाना है कि उनकी जाति क्या है? कभी आपने पूछा है कि हम एक थाली में खा रहे हैं, तुम किस गांव से आए हुए, तुम्हारी जाति क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आपके रूम में जो आपका रूममेट है, जो बगल में आपका बेड पर है, उसको पूछा कि तुम्हारे घर में कैसे हालात हैं, तुमने क्या भोगा है, तुम किस जाति से आते हो? शायद नहीं होगा। फिर भी इन लोगों के बीच में इनकी राय जानना ज़रूरी है, ताकि नौजवानों की वह राय जो विश्वविद्यालयों के या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में तैयार हो रही है, उपज रही है, या वह नाराज़गी, आक्रोश या असहमतियाँ जो पैदा हो रही हैं, उनको हम आप जान सकें। कौशल पवार जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आऊँगा, लेकिन ये सब लोग हैं तो मैंने कहा कि एक बार इनके बीच में बैठा जाए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग आ सकते हैं तो आप लोग आ जाइए। तो आप सब आ गए। पहले मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय दो आप लोग, और ये यूजीसी का नियम है, इस पर आप लोगों की अपनी राय क्या है? आप क्या महसूस करते रहे अभी तक, क्या आप महसूस कर सकते हैं, यह आप ज़रा। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं शोध छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। मुझे ये UIN 01/2026 ये UGC का जो रेगुलेशन आया है उसका विरोध है। मैं विरोध करता हूँ, और विरोध करने के इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये हमको जाति इस रेगुलेशन से सामान्य SC ST OBC और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बोलिए, आप बोलिए। इस रेगुलेशन से सर सिर्फ विश्वविद्यालय जाति संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप अपना नाम बताइएगा, फिर बताइए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, और इस कानून में जो टेक्निकल चीज़ें, छोटे छोटे कॉजेज़ इसमें हैं, लेकिन कुछ जो अहम चीज़ है जिस पे समस्याएं बढ़ सकती हैं। समस्याएं बढ़ने का मतलब है कि जिस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक थाली में जनरल OBC SC बैठ के एक रोटी खा रहा था, वो खाई कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि और गहरी होती जाएगी पटने के बजाय। लंबे समय से आज़ादी का इतना लंबा वक्त बीत चुका है और आज भी हम वहीं पड़े हैं। जैसा कि अभी बयान मैं सुन रहा था, तो ये तो वही बात हुई कि पूर्वजों ने क्या किया तो उसका बदला अब आज 2026 में। जैसे अगर बदले की भावना से कोई, ये इसमें तो सभी वर्गों को समर्थन करना चाहिए। जनरल में तो EWS भी कैटेगरी है, वो भी आरक्षित कैटेगरी है, तो उनके भी साथ तो बहुत जगह भेदभाव है। कभी किसी OBC SC के ग्रुप के या नेता या संसद में बैठे बड़े लोग या नीति नियामक लोग हैं, वो कभी नहीं कहे कि सुदामा कोटा, भिखारी कोटा ये कहना बंद कर दो EWS के लिए जो 10% का है। ये भी तो अपना एक तरीके से खाई गहरी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, और सरकार को किसी भी राजनीतिक हित से छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। शिक्षा के मंदिर को मंदिर ही रहने दें, वहाँ मत बंटने दें, ताकि जो जनरल OBC के साथ बैठ रहा है, SC के साथ बैठ रहा है, कल से वो देखते ही रास्ता बदल दे और आपसी बैबनस से और पीछे कटाक्ष होने लगे और उसका मिसयूज। सबसे बड़ी बात है कि इसका मिसयूज बहुत होने के आसार है। ना जाने कितने केसेस हैं। लखनऊ खंडपीठ के बहुत सारे जजमेंट है SC ST एक्ट के, और उसमें आप देखेंगे जाके, वो तो सारी ऑनलाइन सब PDF पड़ी हुई है कि इसका दुरुपयोग उसके पहले कितना होता है। शिकायत कर जी, मुझे लगता है कि आप सुन नहीं होंगी। ये नौजवान हैं, परिसर के भीतर जो माहौल रहा है, लंबे समय तक साथ साथ रहने से एक माहौल बना, और वो माहौल जो है वो समता का हो गया। कम से कम हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी के खिलाफ जाति के आधार पर कोई टिप्पणी हो या फिर उसको किसी तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़े। यह जो इस बार नियम UGC का है, आप कैसे देखती हैं?
ये परंपरा रही। कौशल जी, आपको मेरी आवाज आई? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? शायद ठीक पहुंच पा रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कौशल जी को आवाज नहीं जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप में से अभी हाँ बोलिए। इस रेगुलेशन से सर विश्वविद्यालयों में सिर्फ जाति संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसी देश में सर जब एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है, तो ऐसे रेगुलेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। इसी देश में जब सर अफजल को वकील करने का मौका मिलता है, दलील करने का मौका मिलता है, कसाब को अपील करने का, वकील करने का मौका मिलता है, तो ये रूरल एक्ट की तरह सामान्य वर्ग के छात्रों को क्यों नहीं मौका मिलता है? इसमें सर क्लाज है 5-7 जो है, इसमें जो समता केंद्र बनेगा उसमें 10 सदस्य बनेंगे, लेकिन 5 सदस्य की अनिवार्यता है, जिसमें SC, ST, OBC महिला और दिव्यांग होने चाहिए। इसमें कहीं अनिवार्यता नहीं है कि इसमें कहीं भी सामान्य वर्ग का होना चाहिए। अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग का कोई शिक्षक या वाइस चांसलर या प्रिंसिपल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं रहेगा। इससे सर हमारी बातें कौन सुनेगा? तो इसका और दूसरी बात यह है सर, इसमें छात्र की जो परिभाषा दी गई है, तो उसमें छात्र ऐसे व्यक्ति को छात्र माना जाएगा जो नामांकित है या नामांकन लेना चाहता है। कोई गाँव में बैठा है तो उसको भी छात्र माना जाएगा। तो वो कहीं भी हमारे द्वेष भावना से, प्रतिशोध से, किसी कारण से कौशल जी, आप सुन रही हैं? मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं। बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ अब शायद ठीक से आ रही है? जी आ रही। मैं हमारे शोधार्थी से मैं अपनी बात जब कहना चाह रही थी, बीच में शायद आवाज़ चली गई। बस ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी परंपरा है कि शोधार्थी या छात्र और अध्यापक आमने सामने चर्चा कर रहे हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी यहाँ छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के बैठे हैं, क्या सच में उन्होंने ये गजटेड नोटिफिकेशन पढ़ा है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जो 2 छात्र रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस समुदाय से होगा और बाहर का होगा या अंदर का होगा? इसमें साफ साफ लाइन में ये लिखा हुआ है कि 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा गया कि वो शोधार्थी या वो छात्र किस समुदाय से होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी छात्र बोल रहा था कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में जो हम SC, ST, OBC के साथ बैठ के खाना खाते थे, अब हम बचेंगे। मैं अपने बहुत अच्छे जो हमारे प्रतिभावान छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, छात्र देश का भविष्य होते हैं और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, क्या सच में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी वाइस चांसलर हैं, कितने SC, ST, OBC समुदाय के हैं? ये पहला मेरा सवाल है। वह ये है कि 54 के आसपास वाइस चांसलर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केवल एक वाइस चांसलर है रिजर्वेशन कैटेगरी से। मेरा एक सवाल है। मुझे पूरा करने दीजिए। जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के, ये जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगी, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज हैं, 85 के आसपास कॉलेजेज हैं, 87, उनमें से सिर्फ 2 या 3 को छोड़ के किस कमेटी से जो प्रिंसिपल हैं वो किस समुदाय से आते हैं? नंबर 3, जो कमेटी का कंपोजिशन है उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि ये जो संस्थान का प्रमुख अध्यक्ष होगा वह केवल SC, ST, OBC समुदाय का होगा। इसमें साथ ही साथ लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। ये कहीं ये लिखा नहीं गया इस गजटेड नोटिफिकेशन में कि वो जो कंपोजिशन होगा उसमें केवल SC, ST, OBC के अलावा कोई भी जनरल कैटेगरी का नहीं आएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी कॉलेजेस में कमेटी बनी हुई है, मेरा शोधार्थी से, छात्र से ये कहना है कि आप उनके कंपोजिशन को एक बार देख लीजिए। कौशल जी, मेरा एक सवाल आपसे है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। अगर आपने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की तादाद जितनी होनी चाहिए, आप कहती हैं कि वो जितनी आपकी भागीदारी समाज के भीतर है उस तादाद में होनी चाहिए। मैंने मान लिया फिलहाल के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने प्रोफेसर होने चाहिए वो उस तादाद में नहीं हैं, उसके कारण अलहदा हैं, मैंने छोड़ दिया, मैंने मान लिया। लेकिन कैंपस के भीतर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, क्या आप इस तरह के प्रतिशोध को वहाँ जाकर के स्थापित करना चाहती हैं? क्या आप ये चाहती हैं कि OBC का लड़का जो है वो SC पर इस तरह का कोई भी बर्ताव व्यवहार नहीं करेगा जिसमें कानून आड़े आए, SC का कोई लड़का ST पर नहीं करेगा जिसमें कानून आड़े आए, यानी कि OBC, ST, ST यह सब अच्छे बर्ताव के लड़के हैं। अगर कोई उद्दंड है,
अगर कोई उज्जड है, अगर कोई इस तरह से जातिवादी है, तो वो सिर्फ यही लोग हैं जो 15% हैं। देखिए, आप अगर जिन आधार पर कैंपस के भीतर बच्चों को इस तरीके से टारगेट कर रही हैं, मेरा सवाल आपसे है कि आपके भीतर जो एक आक्रोश है कि मेरी नुमाइंदगी वैसी नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, मैंने मान लिया, उसको होना चाहिए जिस तरह पे, उसका एक उसकी व्यवस्था अलग से है, लेकिन कैंपस के भीतर स्टूडेंट होता है, आप भी टीचर हैं, आप टीचर होती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका 85% का वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगर उसको कहीं से खतरा है, संकट है, उसको किसी तरह से टारगेट किया जा सकता है, तो यही 15% लोग करेंगे। इनके खिलाफ मुकदमा होने चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह आप मानती हैं ना? देखिए, मैं नहीं, सबसे मानती हैं ना? पहले मैं बिल्कुल ये मानती हैं मानती ना? हूँ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि शैक्षणिक माहौल में सौहार्दपूर्ण और सामाजिक सौहार्द के साथ, समानता के साथ छात्र अध्यापकों का व्यवहार होना चाहिए। आप लंबे समय लेकिन से हैं, आपने कितना केस पाया होगा कि मुझे SC ST के लड़कों का उत्पीड़न आपके सामने हुआ होगा और इस तरीके से 99% चौंकाने वाला आंकड़ा है। 99% मैं एक यूजीसी ने आंकड़ा जो दिया है ना, वो यूजीसी मैं का दे रहा आंकड़ा हूं, मैं हमारा आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 118% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ कौशल जी, ये आंकड़ा जो है ना, यही आता हाँ। है 118%, लेकिन कभी आपने यह नहीं ये कहा रिपोर्टेड कि है। 90% से ज्यादा मामले जो हैं वही सुलझा लिए गए। ये आपने नहीं बताया। 118% का इजाफा जो हुआ है, यह सिर्फ वो जुबानी जमा खर्च है जो एक आदमी से दूसरे तीसरे तक बढ़ता रहता है, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि इसका जो दूसरा सच है, जो अर्ध सत्य है, वो ये है कि 90% ज़्यादा मामले सुलझा लिए गए, यानी कि छोटे थे वो, बस वहीं थे, वहीं सुलझा लिए गए, बाकी जो मामले थे उन पर एक्शन हुआ। और 2012 में जो कानून बना हुआ है, उस कानून में ऐसा क्या है कि आपको फिर से थोपना पड़ा कि नहीं यार, कमेटी बनाओ, इनको बुलाओ, और इनको अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो यूजीसी के सारे प्रोविजंस तुम्हारे लिए बंद। मैं रोली जी को शामिल करना चाहता हूँ। रोली जी, आप तो राजनेता भी रही हैं, अब पॉलिटिकल एनालिस्ट आज की तारीख में हैं, और इस मामले पर आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि आप सजग भी हैं, सक्रिय भी हैं। आपकी मैं अपनी राय चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी मैं मनोज जी को भी सुन रही थी और ये कहा गया था कि अगर आपको किसी बागवान में कोई पेड़ लगाने हैं और कुछ पेड़ छोटे रह गए हैं, तो उसका आशय ये कहता ही नहीं है कि बड़े पेड़ों को आप काट दीजिए। और कभी भी किसी लकीर को मिटा करके दूसरी लकीर को बड़ा करने का जो सिद्धांत है, वो हमेशा से गलत पाया गया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ यशवंत जी, कि जो मैडम ने अभी कहा, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत थी। और आज अर्ध सत्य में आपने प्रबुद्ध लोगों को यहाँ बुलाया, आपका भी साधुवाद। लेकिन अंत में आते आते वो ये आ गई कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी भागीदारी कम है, वो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनकी भागीदारी ज्यादा है। तो ये जो एक पूरा पूर्वाग्रह कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स है, इसमें जीने वाली जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक माहौल को पूरी तरीके से खराब कर देती है। दूसरी चीज जो आपने कहा यशवंत जी, कि छात्र एक बड़ी संख्या में छात्र वहां पर हैं, और छात्र में कोई भी उद्दंड हो सकता है, कोई भी अभद्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस मानसिकता का हो सकता है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाए। तो जो 15% लोगों को छोड़ दिया गया और उनको इस तरीके से आरोपित कर दिया गया कि सवर्ण जाति के लोग जो हैं वही उद्दंड हो सकते हैं, वही अभद्र हो सकते हैं, वही गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये अपने आप में इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और पूरी जो ये नीति बनाई गई है, मैडम कह रही थी कि नहीं, किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन अगर आप समिति बनाते हैं, इसमें भी उस वर्ग को अछूता रखा गया, उस वर्ग को जोड़ा नहीं गया है। इस बात की क्या गारंटी है, इस बात का क्या आशय है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों या पढ़ाने वाले शिक्षकों में जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होगा या उनके साथ गलत नहीं होगा? इस बात को कौन निर्धारित करेगा? तो दंड का जो प्रावधान है, उस प्रावधान में भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी की गई है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट किया गया है सरकार का, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसके साथ बंगाल में भी चुनाव है। बहुत सारा चुनावी रणनीति को सोचते हुए और एक वोट को टारगेट करते हुए कुछ आप नीतियां तो बना देते हैं, लेकिन उस नीतियों का प्रभाव आम जनमानस पर, आम शैक्षिक, जैसे हमने बचपन से सुना कि आप शिक्षार्थ ज्ञानार्थ आइए, शिक्षार्थ जाइए, धर्मार्थ जाइए, ये हर विद्यालय पे लिखा होता था। तो हम ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं और धर्म के लिए या शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उस माहौल में आप जातिगत जो अलगाव है, भेदभाव है, उसको आप और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आता हूँ। रोली जी की राय मोटे तौर पर बिल्कुल साफ है। कालीचरण स्नेही जी,
जहाँ बिना हमारे किसी सवाल के मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं इस शो को। देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, इसमें प्रोफेसर कौशल पवार जुड़ी हैं, रोली मैडम जुड़ी हैं, सब बहुत विद्वान विदुषी हैं हमारे। देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एचओडी हिंदी विभाग रहा। हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र भी था, बोल रहा था। उसने कहा, और आपने अपने उसमें कहा एंकरिंग में, कि जो है यशवंत जी, कि पता हम लोग नहीं जानते हैं कि ये किस वर्ग का है, किस जाति का है, फलाने का है, ये है। ये सब अलंकारिक है। आपको पता हो, जो भी सिस्टम से जो सबको पता है कि बाकायदा कैटेगरी वाइज ही एडमिशन होते हैं, लाइन लगी होती है, सारा का सारा। एससी की कट इतनी जा रही है, कट लिस्ट ओबीसी की इतनी जा रही है, एससी और जनरल की इतनी जा रही है, फलाने की इतनी जा रही है, सारा का सारा आता है। ये सिगुफेबाजी है, और कोई नहीं जानता है क्या है। हम थाली में खाते हैं, अत्याचार। अभी एक कष्ट है। अच्छा देखिए, जो बिल्कुल मैडम ने पढ़ा, पवार मैडम ने ठीक पढ़ा, कि भाई जो 3 प्रोफेसर होंगे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रोफेसर एससी के ही होंगे। एससी का 1 सदस्य, ओबीसी का 1 सदस्य, और 1 सदस्य जो है आदिवासी का। 10 सदस्यीय समिति है। 7 सदस्य कोई भी हो सकते हैं। महिलाएं हैं, उसमें जरूरी नहीं कि महिलाएं एससी की ना हो, उसकी सवर्ण की ना हो। जो विकलांग हैं वो तो स्वाभाविक है, कोई जाति देख करके थोड़ी विकलांग होगा, वो उसमें से भी आ सकता है। सबसे बड़ी जो चीफ है संस्था का, वो तो कुलपति है। और कुलपति कितना परसेंट है? 98% कुलपति वही बैठे हैं। फिर रजिस्ट्रार उसका सचिव है, वो भी वही होना है। अब बताइए क्या कहाँ बचा है कोई? अच्छा, सीनियर प्रोफेसर और जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो पोजीशन में होंगे, एकेडमिक पोजीशन में। तो आजकल जब एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के टीचर ही वहां नहीं है, तो वो उस पोजीशन में तो होंगे ना, वो डीन होंगे, ना एकेडमिक होंगे, ना फलाने होंगे। ये सिगुफेबाजी है, फिजूल की। ये बिल्कुल बेकार की चीज है। अच्छा देखिए, कौशल पवार जी तो जानते हैं, हम सब जानते हैं, आमिर खान का उनका इंटरव्यू कितना प्रसिद्ध हुआ। ये प्रोफेसर हुए, उसके पहले कितना इनको परेशान किया गया, किस तरह से जाति का उत्पीड़न हुआ, किस तरह से हॉस्टल में खुद जाकर के सवर्ण महिला किस तरह से भेदभाव करती थी, सारी दुनिया ने सुना। उसके कारण उनको ख्याति भी मिली है। ये इस तरह की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण ने झंडा क्यों, ब्राह्मण क्यों कह रहा है कि हम ही भाई अत्याचार करेंगे? अरे भाई, कोई मुसलमान नहीं आ रहा, कोई सिख नहीं आ रहा, कोई जैन नहीं आ रहा, कोई कायस्थ नहीं आ रहा, कोई वैश्य नहीं आ रहा, तमिलनाडु से कोई नहीं आ रहा, बेंगलोर से कोई नहीं आ रहा। ये अच्छा, दूसरी बात है, कहा अपराधी हम ही होंगे। अरे भाई, जितने भी केस हैं उनमें अपराधी सवर्ण ही है, सवर्ण टीचर ही है। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे लाया गया ये। कालीचरण जी, दूसरी बात है कि आप सुनिए, प्रोफेसर मेरी हैं। बात हो नहीं, जाती मैं है। अपने मेहमान ये को पूरा हिंदी मौका विभाग के देता जो हूं। मैं टीचर चाहता हूं हैं, कि ये एक सेकंड, हो हल्ला हंगामा ना हो, यशवंत जी, मुर्गा बात लड़ाई सुन ना हो, लीजिए। लेकिन आप यशवंत मुझे जी, भी जब बोलने मुझे का मौका बुलाया, देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। आपने एससी या ओबीसी के किसी छात्र को मौका नहीं दिया, आपने दोनों सवर्ण छात्रों का पक्ष रखवाया है। ये गलत बात है। देखिए, अभी हिंदी विभाग का मसला था, आप वहां विक्टिम कार्ड, प्रोफेसर कालीचरण जी, बैजेंद्र आप को विक्टिम अध्यक्ष कार्ड बनाने खेल के रहे लिए हैं, ये कितनी सरासर मशक्कत गलत करना है। पड़ी। मेरे शो पर देखिए, मैं बाकी लोगों की तरह ना हूं, ना वैसा पत्रकार हूं, ना वैसा एंकर हूं कि वो हो हल्ला हंगामे में आपकी बात दबा दूं और मुर्गा लड़ाई हाँ, में मैं अपनी टीआरपी बना लूं। मेरा कोई शौक नहीं रही है। मुर्गा लड़ाई में हम शामिल भी नहीं मैंने होते। मैंने हमें कोई मैंने शौक आपको भी पूरा नहीं है। मौका दिया इसीलिए कि आपकी पूरी बात हो जाए। जो 2-3 बातें आपने कही हैं, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, उससे पहले मैं आपको साफ करना चाहता हूं। पहली ठीक है। बात ये है कि आपने कहा कि ये जो है ये अलंकरण है। दरअसल ये मेरा एक तरह का रोमांटिसिज्म है कि हम कोई ऐसी बात करते हैं। मैं अब अपनी बात कहता हूं आपसे। यह जो एससी, एसटी, ओबीसी या अदर का ये कैटेगरी है, ये समाज ने नहीं बनाया। ये मांग रही इस देश के बहुसंख्यक की, हमारे लिए संविधान के जरिए कैसी व्यवस्था की जाए कि हम मुख्य धारा में आएं। मुख्य धारा में आने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत थी, सरकार ने दी, देश ने उसका साथ दिया। और ये जरूरी है कि समाज का हर तबका बराबर के साथ आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एससी, एसटी, ओबीसी ये कैटेगरी किसी और ने नहीं बनाई है, इस व्यवस्था ने बनाई है, जिसको आपने स्वीकार किया है, जिसको सबने स्वीकार किया है। इसलिए अलंकरण तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप टीचर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि एक वर्ग के लोग ही अपराधी किस्म के रहे हैं, तो फिर मुझे आप पर अफसोस है और तरस भी आता है। अगर आप किसी नहीं, मुझे बहुत तरस आता है और मुझे इस बात पर शर्म महसूस होती है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं। अगर आप प्रोफेसर रहे हैं, आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हिंदी के समाज को आप जानते हैं, प्रेमचंद से लेकर के, और आप सूरजपाल चौहान तक पढ़े लिखे होंगे, मुझे लगता है कि आप भारत के समाज में हिंदी पट्टी में व्यवस्था कैसे तैयार हुई है, उन व्यवस्थाओं के भीतर जो गुंठन पैदा हुई,
जो विषमताएं हैं, जो पीड़न हुआ है, वो कैसे हुआ है? आप एक जाति को, एक आदमी को या किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि यही आदमी अपराधी हो सकता है, तो मुझे बहुत अफसोस है। और फिलहाल मैं आपसे बात नहीं करूंगा जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस मूड में आ गया हूं कि आपसे बात की जाए। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कभी